हेलो स्टूडेंट। आज हम एलपी स्पेस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कि प्रूव दैट एवरी एलपी स्पेस इज ए कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। तो उसको करने से पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, दैट इज एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस। तो ए सीक्वेंस एक्स के इन ए नॉन लीनियर स्पेस एक्स इज सेड टू बी समेबल। कि हमारी जो सीक्वेंस है एक्स के नॉन लीनियर स्पेस एक्स में, उसको समेबल कब बोलेंगे? टू दी सम एस, समेबल टू दी सम एस इफ द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम एस एन। कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम होगी किसकी? गिवन सीरीज समेशन ऑफ एक्स के की कन्वर्ज टू एस इन एक्स। कि हमारी जो ये सीरीज है समेशन ऑफ एक्स के, इसके जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है एस एन, वो कन्वर्ज करेगी एस पे। तो हम बोलेंगे हमारी जो सीक्वेंस है एक्स के वो समेबल है टू दी सम एस। ठीक है, दैट मीन्स नॉर्म ऑफ एस एन माइनस एस टेंस टू जीरो, क्योंकि कन्वर्जेंस को यहाँ हम किस तरह नोट करते हैं? नॉर्म से एलपी स्पेस के अंदर, नॉर्म लीनियर स्पेस है ये, तो नॉर्म ऑफ एस एन माइनस एस कन्वर्ज टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। या दूसरी फॉर्म में क्या लिखेंगे? नॉर्म ऑफ एस एन क्या है? सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम of the given series xk, that is the sum of the n terms xk running from 1 से n minus s tends to 0 as n tending to infinity. In this case we see that s is equal to, जब हमारी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस पे कन्वर्ज करेगी तो जो गिवन सीरीज है वो भी कहाँ पे कन्वर्ज करेगी? एस पे, और उसका सम क्या होगा हमारा? एस के इक्वल होगा। एस इज इक्वल टू सम ऑफ द गिवन सीरीज। ठीक है, नाउ द सीक्वेंस एक्स के इज सेड टू बी एब्सोल्युटली समेबल। ऊपर हमने डिफाइन किया समेबल, अब डिफाइन करते हैं हम एब्सोल्युटली समेबल। कि हमारी जो सीक्वेंस है वो एब्सोल्युटली समेबल कब होगी? इफ सीरीज समेशन नॉर्म ऑफ एक्स के इज लेस देन इन्फिनिटी। कि हमारी ये जो सीरीज बनेगी नॉर्म के साथ में वो फाइनाइट होगी, लेस देन इन्फिनिटी का मतलब वो कन्वर्ज करेगी। तो हम क्या बोलेंगे? हमारी जो सीक्वेंस है एक्स के वो कैसी है? एब्सोल्युटली समेबल है। ठीक है, तो नाउ थ्योरम देख लेते हैं। तो थ्योरम क्या है हमारी? रीज फिशर थ्योरम प्रूव दैट एलपी स्पेस फॉर पी रनिंग फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी आर कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। कि जो एलपी स्पेसेस हैं वो हमारे कैसे होते हैं? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेसेस होते हैं। और कंप्लीट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। कंप्लीट में क्या है हमारा? कि एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्ज इन दैट स्पेस, उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करे कोची सीक्वेंस, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस। ठीक है, तो नाउ प्रूफ देखते हैं इसका। फर्स्टली एज्यूम दैट फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, हमने यहाँ इन्फिनिटी को छोड़ा, उसको सेकंड केस में डिस्कस करेंगे। तो पी 1 से लेके इन्फिनिटी लिया हमने। टू प्रूव एलपी स्पेसेस आर कंप्लीट फॉर पी रन 1 से लेके इन्फिनिटी, इट इज़ इनफ टू शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है? इट इज़ इनफ टू शो दैट ईच एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस इन एलपी इज समेबल इन एलपी। इस केस में हमें कंप्लीट शो करने के लिए क्या करना है? कि जो हमारी एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस है एलपी के अंदर, वो समेबल होगी किसके अंदर? एलपी के अंदर ही। कि जहाँ पे भी वो कन्वर्ज करेगी एस पे, वो एस भी कहाँ पे होना चाहिए? हमारा एलपी स्पेस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस इन एलपी स्पेस विद समेशन ऑफ द नॉर्म ऑफ एफ एन ओवर पी लेस देन इन्फिनिटी फाइनाइट होता है। इस केस में हमारा नॉर्म जो होगा गिवन सीरीज का, तो उसको नाम दे दिया हमने एम। ठीक है, डिफाइन ए सीक्वेंस जी एन ऑफ द फंक्शन। जी एन डिफाइन किया, ध्यान से देखो, समेशन ऑफ द मोड ऑफ एफ के। कि जो हमारी सीक्वेंस है एफ एन, उसकी जो फाइनाइट टर्म की का सम लिया गया, और कैसी टर्म है ये? मोड के साथ में, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ वन प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ टू प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ एन। क्लियरली फॉर ईच एक्स जी एन एक्स इज ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ द एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। यहाँ पे देखेंगे हम जी एन के अंदर हमारी ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि इस टर्म का हम सम कर रहे हैं, और इस टर्म क्या है यहाँ पे? हमारी नॉन नेगेटिव है, मॉडुलस वैल्यू है। तो कैसी होगी ये? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जी1 देखें हम, जी1 क्या होगा? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ वन। जी2 डिफाइन करें तो क्या होगा? मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ वन
प्लस मॉडुलस वैल्यू ऑफ f2 एज सोन, तो क्या करेगी ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो फॉर ईच x जी एन एक्स इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ एक्सटेंडेड रियल नंबर्स एंड मस्ट कन्वर्ज टू एन एक्सटेंडेड रियल नंबर्स जी एक्स। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, किसी ना किसी फंक्शन जी एक्स पे कन्वर्ज करेगी, किसके अंदर, एक्सटेंडेड रियल नंबर के अंदर से जी एक्स। दैट मीन्स जी एन एक्स कन्वर्ज टू जी एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद देखें हम, सिंस जी एन एक्स इज ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, कि जो हमारी जी एन एक्स डिफाइन की वह कैसी सीक्वेंस है, मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है। तो ये जहाँ पे कन्वर्ज करेगी जिस भी फंक्शन पे, वो भी कैसा होना चाहिए, मेजरेबल फंक्शन होना चाहिए। सो द फंक्शन जी एक्स मस्ट आल्सो बी मेजरेबल, ठीक है। आल्सो बाई रीज मिनक्वास्की इनइक्वलिटी, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, रीज मिनक्वास्की इनइक्वलिटी फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। नॉर्म ऑफ जी एन डिफाइन करते हैं ओवर पी। तो नॉर्म ऑफ जी एन ओवर पी क्या होगा, दैट इज नॉर्म ऑफ जी एन की वैल्यू रख दी, समेशन ऑफ मोड ऑफ एफ के रनिंग फ्रॉम 1 से है ओवर पी। दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन बार आ जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ की हो जाएगा, एंड दिस नॉर्म ऑफ एफ, समेशन ऑफ नॉर्म ऑफ एफ के ऊपर हमने डिफाइन किया है, दिस इज फाइनाइट, एंड इसको क्या नाम दिया था हमने, एम, तो लेस देन एम। इसका मतलब क्या हुआ, जो नॉर्म ऑफ जी एन है ओवर पी लेस देन एम, ठीक है। नॉर्म की डेफिनेशन से नॉर्म ऑफ जी एन क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल मोड ऑफ जी एन रेज टू पावर पी और इस पूरे की पावर 1 बाई पी, दिस इज लेस देन एम, ठीक है। तो टेकिंग पी पावर बोथ साइड, तो ये 1 बाई पी यहाँ से हट जाएगा और एम पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल मोड ऑफ जी एन की पावर पी लेस देन एम की पावर पी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, सिंस जी एन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स, क्योंकि जी एन के अंदर सारी मॉडुलस की टर्म्स हैं, तो जी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वी कैन यूज फटाउज लेमा हेयर। इस जी एन पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फटाउज लेमा। तो फटाउज लेमा की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, स्टेटमेंट बाई फटाउज लेमा, Fn is a sequence of non-negative terms such that Fn converges to F almost everywhere, then जो इंटीग्रल ऑफ F होगा लेस देन लिमिट इन्फीरियर इंटीग्रल ऑफ Fn। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे Fn क्या है, हमारा Gn है, जो कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, और हमारी Gn किस पे कन्वर्ज करती है, G पे। तो क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग, इंटीग्रल ऑफ जी की पावर पी लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फीरियर इंटीग्रल ऑफ जी एन की पावर पी, एंड दिस लिमिट इन्फीरियर लेस देन इक्वल टू इंटीरियर ऑफ मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी की पावर पी, एंड दिस इज फर्दर लेस देन एम की पावर पी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ये इंटीग्रल ऑफ जी की पावर पी लेस देन हो जाएगा एम की पावर पी से, वेयर दिस एम इज सम फाइनाइट वैल्यू, दैट मीन्स जी की पावर पी फंक्शन कैसा है, हमारा इंटीग्रेबल फंक्शन है, क्योंकि इसका इंटीग्रल क्या आ गया, फाइनाइट आ गया, ठीक है। तो जी की पावर पी इज इंटीग्रेबल एंड हैंस जी एक्स इज फाइनाइट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि इसका फंक्शन का इंटीग्रल क्या है, हमारा फाइनाइट है, तो जी एक्स क्या होगा, हमारा फाइनाइट फंक्शन होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। उसके बाद देखते हैं, दस वी फाइंड दैट फॉर ईच एक्स for which gx is finite, the sequence fnx is an absolutely summable sequence of real number, कि हर एक x के लिए जिसके लिए gx हमारा फाइनाइट होगा, जो सीक्वेंस fnx होगी वो कैसी होगी, हमारी एब्सोल्युटली समेबल सीक्वेंस होगी रियल नंबर की, एंड देयरफॉर मस्ट बी समेबल टू ए रियल नंबर sx, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है फॉर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एब्सोल्युटली समेबिलिटी इम्प्लाई करती है समेबिलिटी, अगर कोई भी सीक्वेंस एब्सोल्युटली समेबल है तो वह कैसी होगी, समेबल होगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम, लेट अस टेक एस एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर दोज एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमने क्या बोला ऊपर, जी एक्स हमारा फाइनाइट है फॉर ईच एक्स के लिए ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब मान लेते हैं वो सारे x जहाँ पे जी एक्स इनफाइनाइट बन रहा है उसके लिए जो सम है एस एक्स वो इक्वल टू 0 है। लेट अस टेक एस एक्स इक्वल टू 0 फॉर दोज एक्स वेयर जी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फॉर ऑल दोज एक्स वेयर जी एक्स इज नॉट फाइनाइट, जहाँ पे जी एक्स फाइनाइट नहीं होगा वहाँ पे हमारा सम किसके इक्वल ले लिया हमने, 0 के इक्वल ले लिया। देन द फंक्शन एस एक्स सो डिफाइन इज द लिमिट
almost everywhere of the given sequence of partial sum एस एन एक्स। तो जो हमारा एस एक्स फंक्शन बनेगा जो हमने डिफाइन किया है एज ए सम, वो क्या बनेगा हमारा गिवन पार्शियल सम की क्या बनेगी, लिमिट बनेगी। एस एक्स इज डिफाइन इज द लिमिट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एस एन एक्स। एस एन एक्स क्या है हमारी समेशन ऑफ एफ ऑफ के, जो हमारी सीक्वेंस है एफ की, और उससे हमने सीरीज बनाई समेशन ऑफ एफ की, उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो क्या है हमारी एस एन है। ध्यान से समझना है, जी एन के अंदर मोड था, यहाँ पे मॉडुलस का सम था, फाइनाइट पार्शियल सम ऑफ मॉडुलस टर्म, यहाँ पे मोड नहीं है, ठीक है। तो ये जो सम है इसको नाम दिया गया है एस एन एक्स, सच दैट एस एन एक्स कन्वर्स टू एस एक्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हैंस एस इज ए मेजरेबल फंक्शन। क्यों मेजरेबल फंक्शन है, क्योंकि एस एन एक्स हमारी कन्वर्ज करती है एस एक्स पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि एस एन एक्स अगर कोई भी सीक्वेंस है पार्शियल सम की जो एस एक्स पे कन्वर्ज करती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। आल्सो एस एन एक्स कैसी सीक्वेंस है, मेजरेबल फंक्शन की सीक्वेंस है, तो ये जहाँ पे भी कन्वर्ज करेगी एस एक्स फंक्शन पे वो भी कैसा होगा हमारा मेजरेबल होगा। Hence S is a measurable function since Snx is a sequence of measurable functions such that Snx converges to S of x almost everywhere। उसके बाद देखते हैं मॉडुलस वैल्यू ऑफ Snx, चेक करते हैं कि Snx कैसी है, हमारी बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मॉडुलस वैल्यू ऑफ Snx इज इक्वल टू मॉडुलस वैल्यू समेशन Snx की वैल्यू रख दी हमने, दिस इज लेस देन इक्वल टू समेशन बाहर आ जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ की, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट जी एन एक्स, और ये हमने जी एन एक्स डिफाइन किया था ऐसे, तो दैट मीन्स क्या हुआ मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस एन एक्स लेस देन इक्वल टू जी एन एक्स, एंड दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू जी एक्स। क्यों, क्योंकि जी एन हमारी कहाँ कन्वर्ज करती है, जी पे, एंड जी एन कैसी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी अपने लिस्ट अपर बाउंड पे। हमें पता है हर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो कहाँ पे करती है, अपने लिस्ट अपर बाउंड पे। तो हमारा जी क्या होगा इसका, लिस्ट अपर बाउंड जी एन का, दैट मीन्स जी एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, क्योंकि जी एक्स क्या हमारा अपर बाउंड है सीक्वेंस जी एन एक्स का, ठीक है। तो जी एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ईच एन। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, दैट मीन्स जो एस एन एक्स है वो बाउंडेड है बाई जी एक्स से, ठीक है। टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट लेते हैं टेंडिंग टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ एस एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स, इधर कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इधर जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे तो एस एन एक्स कहाँ कन्वर्ज करती है एस एक्स पे, तो ये क्या बन जाएगा एस एक्स मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स ऑलमोस्ट एवरी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो एस एन एक्स है वो भी बाउंडेड बाई जी एक्स है, और जो एस एक्स है वो भी बाउंडेड बाई जी एक्स है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है। देयरफॉर हमारा जो एस है वो किस में होगा, एल पी स्पेस के अंदर होगा, ठीक है। एस बिलोंग्स टू एल पी स्पेस, क्यों, क्योंकि इस इनइक्वलिटी से हम देख सकते हैं जो जी है हमारा वो कहाँ पे है, एल पी स्पेस में है, तो दिस एस एक्स शुड बी आल्सो इन एल पी स्पेस, ठीक है। ये रिजल्ट देखा था हमने पिछली थ्योरम में कि एफ लेस देन इक्वल टू जी है, अगर जी एल पी में है तो एफ भी कहाँ पे बिलोंग करेगा, एल पी स्पेस में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारी एस कहाँ पे आ गया अब हमारा एल पी स्पेस में, और एस एन एक्स हमारी सीक्वेंस कहाँ थी एल पी स्पेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नाउ मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस एन एक्स माइनस एस ऑफ एक्स रेज टू पावर पी, इन दोनों का डिफरेंस देखा एस एन एक्स माइनस एस एक्स का, क्योंकि एस एन एक्स कहाँ कन्वर्ज करती है एस एक्स पे, तो उस डिफरेंस को देख रहे हैं हम रेज टू पावर पी, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर पी मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ एस एन एक्स की पावर पी कोमा मोड ऑफ एस एक्स की पावर पी, क्योंकि ये जो डिफरेंस आएगा स्लाइटली स्मॉल डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारी सीक्वेंस कैसी है कन्वर्जेंट है, दिस विल टेंस टू जीरो, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस नंबर 2 की पावर पी मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट टर्म मॉडुलस वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट टर्म की पावर पी एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म की पावर पी, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट ये एक तरह से ये है कि हमारी जो मोड ऑफ ए एन है माइनस ए है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू सम 2 की पावर पी, पी एल पी स्पेस में बात कर रहे हैं 2 की पावर पी मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ ए एन कोमा मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए रेज टू पावर पी, ठीक है।
तो ये डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो मॉडुलस वैल्यू ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स रेज टू पावर पी लेस देन इक्वल टू 2 की पावर पी, और ये जो मैक्सिमम आएगा इन दोनों का, या तो मोड ऑफ एस एन एक्स की पावर पी आएगा या मोड एस एक्स की पावर पी आएगा। दोनों में से कोई भी आए, दोनों के लिए जी एक्स क्या है हमारा, अपर बाउंड है। अगर मोड एस एन एक्स मैक्सिमम आता है तो लेस देन इक्वल टू जी एक्स, मोड एस एक्स आता है वो भी क्या, लेस देन इक्वल टू जी एक्स। तो दोनों ही केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारी, लेस देन इक्वल टू जी एक्स की पावर पी। ठीक है, वेयर 2 की पावर पी, तो ये टर्म क्या बनेगी, 2 की पावर पी जी की पावर पी इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, क्योंकि हमारा जी कहाँ से है, एल पी स्पेस से है। तो ये जो पूरा फंक्शन बनेगा ये कैसा है हमारा, इंटीग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो इंटीग्रेबल है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, तो कोई ना कोई इसका इंटीग्रल करेंगे तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो हमारा जो ये मोड ऑफ एस एन की पावर पी लेस देन इक्वल टू दिस फंक्शन, एंड दिस फंक्शन इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म में कि मोड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स की पावर पी कन्वर्ज टू जीरो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि एस एन एक्स कहाँ कन्वर्ज करती है, एस एक्स पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका मतलब जो मोड एस एन एक्स माइनस एस एक्स है ये डिफरेंस कन्वर्ज करेगा जीरो पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप है, अलग है ये, कि मोड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स की पावर पी किस पे कन्वर्ज करती है, जीरो पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या लिखनी है हमने, इसमें लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। ऊपर दो रिजल्ट आए हमारे पास कि एक तो हमारा जो ये फंक्शन है ये पूरा का पूरा इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड दिस मॉडुलस वैल्यू लेस देन इक्वल टू दिस, एंड दिस सीक्वेंस मोड एस एन एक्स माइनस एस एक्स रेज टू पावर पी कन्वर्ज टू जीरो। इन दोनों पे हम यूज़ करने वाले हैं लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम। तो वो क्या कहती है देख लेते हैं हम। सो बाई लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम, स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले क्या थी, कि लेट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ओवर ई एंड एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन such that modulus value of fn x less than equal to g on e for all n belongs to natural number and fn converges to f almost everywhere, then integral of f over set e equal to होगा limit n tending to infinity integral of fn over e। अगर लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम को हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारा f क्या होगा और fn क्या होगा और g क्या है हमारा। तो यहाँ g तो क्या है हमारा 2 की पावर p, g की पावर p, क्योंकि इसको बोला हमने ये इंटीग्रेबल है। आल्सो एफ एन एक्स जो हमारा होने वाला वो क्या होगा, मोड एस एन एक्स माइनस एस एक्स की पावर p, और जो एफ एक्स होने वाला वो हमारा क्या है, जीरो है। तो लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम यूज करें हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, तो क्या बनेगा हमारा देखो। सो बाय यूजिंग लिबेक डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम वी हैव इंटीग्रल जो बनेगा मोड एस एन माइनस एस रेज टू पावर पी कन्वर्ज टू जीरो, क्योंकि एफ क्या है हमारा जीरो, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ मोड एस एन माइनस एस की पावर पी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इंटीग्रल मोड एस एन माइनस एस की पावर पी रेज टू पावर 1/p, दिस विल कन्वर्ज टू जीरो। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, नॉम की, नॉम ऑफ एस एन माइनस एस ओवर पी कन्वर्ज टू जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, देयर फॉर नॉम ऑफ एस एन माइनस एस ओवर पी कन्वर्ज टू जीरो, दैट मीन्स एस एन कन्वर्ज टू एस इन एल पी स्पेसिस। तो यहाँ पे ये जो एस है वो कहाँ पे आ जाएगा हमारा, एल पी के अंदर। एस एन कहाँ सीक्वेंस थी हमारी, एल पी में, कहाँ पे कन्वर्ज की, एल पी में ही। तो एल पी हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस हो जाएगा व्हेन पी लाइंग बिटवीन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो नाउ सेकंड केस डिस्कस करते हैं कि अगर p की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो उस केस में क्या होगा। उस केस में मान लेते हैं लेट एफ एन एक्स बी ए कोची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास एफ एन क्या है, कोची सीक्वेंस है। हमें क्या प्रूव करना है, जो ये एफ एन है ये कन्वर्ज करेगी किसके अंदर, एल इन्फिनिटी में। मान लिया एफ एन कन्वर्ज करती है एफ पे, एफ एन कन्वर्ज करती है एफ पे, तो ये एफ भी कहाँ पे होना चाहिए, एल इन्फिनिटी के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सिंस एफ एन इज ए कोची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कोची, कोची की डेफिनेशन ऐसे ही लिखते हैं हम, मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एम एक्स दिस इज लेस देन इक्वल टू, इसको हम नॉम से रिलेट कर सकते हैं, नॉम ऑफ एफ एन माइनस एफ एम ओवर पी, और पी क्या है यहाँ पे इन्फिनिटी। बाय डेफिनेशन ऑफ नॉम इन एल इन्फिनिटी, नॉम ऑफ एफ एन माइनस एफ एम ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा ये,
सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मोड एफ एन माइनस एफ एम। दिस इम्प्लाइज मोड एफ एन माइनस एफ एम लेस देन होगा नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एफ एम और इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहाँ पे? ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने ये जो डेफिनेशन यूज किया है कि मोड एफ एन माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ दिस ऑलमोस्ट एवरीवेयर। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी वो सारे पॉइंट्स का सेट जो बनेगा उस सेट की मेजर क्या होनी चाहिए? जीरो। ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन पढ़ी है हमने कि जहाँ पे भी कंडीशन होल्ड नहीं करेगी उन सारे पॉइंट्स का जो सेट बनेगा उस सेट की मेजर क्या होनी चाहिए? जीरो। तो नेक्स्ट लाइन वही लिखी है हमने, एक्सेप्ट ऑन ए सेट ए एन एम कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी विद मेजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ए एन एम इस सेट की मेजर क्या होगी? जीरो होगी। कि जहाँ पे ये इनइक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी फॉर ऑल एन एम के लिए जो सेट बनेगा ए एन एम कंटेन्ड इन क्लोज इंटरवल ए बी उसकी मेजर क्या होगी? जीरो। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे पॉइंट्स के जितने भी सेट होंगे उनको नाम दे दिया हमने ए। ए क्या है? यूनियन ऑफ द ए एन एम फॉर ऑल एन एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सिंस ईच ए एन एम के लिए मेजर जीरो है तो यूनियन करेंगे इस सेट की भी मेजर क्या आएगी? जीरो। तो मेजर ऑफ ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एम एक्स लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ एन माइनस एम फॉर ऑल एन एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू। अब उस इनइक्वालिटी को क्या लिखा जाएगा ऊपर वाले को, कि जहाँ पे भी ये होल्ड नहीं करेगी उन पॉइंट्स के लिए हमारे सेट की मेजर क्या हो जाएगी? जीरो। तो इसको दोबारा से हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मोड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एम लेस देन इक्वल टू दिस, किसके लिए? फॉर ऑल एन एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी माइनस ए में नहीं होने चाहिए क्योंकि ए के लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी हमारी। ठीक है, therefore it follows that fn converges uniformly to a bounded limit f outside the a। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो fn सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किस पे? टू ए बाउंडेड लिमिट फंक्शन f पे। किसके आउटसाइड? a के आउटसाइड। a के बाहर जितने भी पॉइंट होंगे उनके आउटसाइड में ये क्या करेगी? हमारी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, that means since every uniformly convergent sequence is convergent, तो एफ एन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी ऐप पे आउटसाइड ए, और हमें पता है हर एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसी होती है? कन्वर्जेंट। तो एवरी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। दैट मीन्स एफ एन कन्वर्ज टू एफ आउटसाइड ए। यूनिफॉर्मली से क्या लिख देंगे हम? एफ एन कन्वर्ज टू एफ आउटसाइड ए। ठीक है, अब ये एफ पे तो कन्वर्ज करेगी, अब हमें ये दिखाना है ये जो एफ फंक्शन है हमारा ये कहाँ पे होगा? एल इन्फिनिटी में, क्योंकि एफ एन कहाँ पे थी हमारी? एल इन्फिनिटी में। और एफ एन कैसी है? कोची सीक्वेंस है, तो कोची सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? एफ पे। और ये एफ अगर एल इन्फिनिटी में ही होगा हमारा तो हम क्या बोलेंगे? हमारा जो नॉन लीनियर स्पेस एल इन्फिनिटी वो इस केस में क्या बन जाएगा? कंप्लीट बन जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा। क्लियरली एफ बिलोंग्स टू एल इन्फिनिटी। क्यों? सिंस मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ एक्स चेक करें हम, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स प्लस एफ एन एक्स ऐड किया एफ एन एक्स और माइनस किया, दिस इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को एक साइड रख लिया, मोड ऑफ एक्स माइनस एफ एन एक्स प्लस मोड ऑफ एफ एन एक्स। सिंस एफ एन कन्वर्स टू एफ एक्स तो दिस डिफरेंस इज लेस देन अपसाइलन प्लस में मोड ऑफ एफ एन एक्स एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखो हमारा, लेस देन अपसाइलन प्लस मोड ऑफ एफ एन एक्स, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं हम? नॉर्म ऑफ एफ एन इन इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि नॉर्म क्या है इस केस में? सुप्रीमम वैल्यू है मोड ऑफ एफ एन एक्स की। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू अपसाइलन प्लस नॉर्म ऑफ दिस, एंड दिस नॉर्म इज फाइनाइट, अपसाइलन ऐड करेंगे तो ये स्टिल पूरी क्वांटिटी क्या आएगी? फाइनाइट। दैट मीन्स मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सम फाइनाइट क्वांटिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन L infinity. That means f is bounded almost everywhere in L infinity. That means f कहाँ पे बिलोंग करेगा हमारा? L infinity के अंदर। सो हमने प्रूव कर दिया कि every Cauchy sequence is convergent in L infinity. That means L infinity is complete non-linear space. Hence LP is a complete non-linear space for all p lying between 1 से infinity. Thank you.